19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश, 30 लोगों की मौत, 8,000 लोग हुए बेघर। नीदरलैंड ने इजराइल के 2 मंत्रियों पर लगाया बैन। गाजा में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप। अब तक 7 देशों ने लगा दिया है प्रतिबंध। ट्रंप ने लंदन के मेयर को बताया घिनौना इंसान, कहा उन्होंने बहुत खराब किया है काम। ब्रिटिश पीएम बोले मेरे दोस्त हैं लंदन के मेयर। इजराइल को नहीं देंगे मान्यता जब तक फिलिस्तीन का नहीं दी जाती है मान्यता। सऊदी प्रिंस ने नेतन्याहू और ट्रंप को दिया जोर का झटका, टूटा अब्राहम अकॉर्ड का सपना। रूस, इजराइल या ईरान नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर भड़के पूर्वी रूसी राष्ट्रपति मदवेद दे डाली युद्ध की धमकी। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स को नहीं होगी फांसी। निमिषा प्रिया के लिए अब आगे क्या, रिहाई या उम्र कैद? खामनेई से बड़ा खतरा है खलीफा अर्दोगान। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा तुर्की। एक्सपर्ट ने नेतन्याहू को चेताया। चीन के रास्ते पर चला ईरान। इन 3 मुस्लिम देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का कर दिया बड़ा ऐलान। दुकान लगाकर तुर्की बेच रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक बम। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज तारीख है 29 जुलाई 2025 और हाजिर हूँ आपके साथ तमाम बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल द नेशन को यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया है। लगातार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम आपको इस बारे में जानकारी ना दे रहे हों। हमारे द नेशन चैनल, आपके अपने द नेशन चैनल को यूट्यूब ने पूरी तरीके से डीमोनेटाइज कर दिया है, यानी यूट्यूब से होने वाली कमाई को पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। इससे हमारे लिए काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। आप सभी से अपील करती हूँ कि आप हमारे दूसरे चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे से उस पर भी आपको ज़्यादातर वीडियो मिलेगी। हालांकि यहाँ भी हमारी कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन आप हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। आप यूट्यूब पर @NEWSN4 लिख कर आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। वापस आते हैं बुलेटिन पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चीन की राजधानी बीजिंग से। चीन की राजधानी बीजिंग के उत्तरी बाहरी इलाके में कई दिनों की भारी बारिश में कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है। चीनी मीडिया के मुताबिक राजधानी में 80,000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है। दर्जनों सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और 136 गांवों की बिजली गुल हो गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों को लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने, स्थानांतरित लोगों को उचित रूप से बसाने और हताहत की संख्या को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दे दिया है। बुलेटिन में आगे बात करूं तो नीदरलैंड ने इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर के देश में प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इन पर पूरी तरीके से इस देश के जरिए प्रतिबंध लगाया है। इन पर गाजा में हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप है। नीदरलैंड से पहले 6 देश इन दोनों नेताओं को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा चुका है। डच विदेश मंत्री कैस्पर वेलकैप ने सोमवार को कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इन मंत्रियों ने बार बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है, अवैध यहूदी बस्तियों के विस्तार की वकालत की है और गाजा में जातीय सफाई की भी बात की है। वेलकैप ने यह भी कहा है कि नीदरलैंड में इजरायली राजदूत को तलब किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि वो नेतन्याहू सरकार से अपना रवैया बदलने को कहे। उन्होंने मौजूदा हालात को बुरे बताते हुए कहा है कि नीदरलैंड हमास पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाने को भी तैयार है। नीदरलैंड के इस फैसले पर इजरायली मंत्री इतमार
बेन गवीर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मंगलवार को कहा है, चाहे उन पर पूरे यूरोप में घुसने से रोक लगा दिया जाए, वो इजराइल के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने हमास को खत्म करने और इजरायली सैनिकों का समर्थन करने की भी मांग की है। उन्होंने यूरोप पर आरोप लगाया है कि वहां हमेशा पीड़ितों को दोषी ठहराया जाता है। बेन गवीर ने कहा है कि यूरोप एक ऐसी जगह है जहां आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाता है और आतंकवादियों का स्वागत होता है। आगे इस बुलेटिन में मैं बात करूं दोस्तों, तो अमेरिका के राष्ट्रपति, जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर लंदन के मेयर सादिक खान पर हमला बोला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टॉमर के साथ स्कॉटलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने सादिक खान को लेकर, जी हाँ, सादिक खान को लेकर नेस्टी पर्सन यानी कि घिनौना इंसान कह दिया और उनके कामकाज की काफ़ी आलोचना की। एक रिपोर्ट में ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो सितंबर में अपनी राज्य के यात्रा के दौरान लंदन आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके मेयर का फ़ैन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ख़राब काम किया है। उनके इस बयान पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तुरंत कहा है, सादिक खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि ट्रंप अपने बयान पर अड़े रहे और दोबारा दोहराया कि उन्होंने बहुत ही ख़राब काम किया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से लंदन जाऊंगा। आगे बुलेटिन में बात करूं दोस्तों, तो खाड़ी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम देश सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने के सपने देख रहे इजराइल और उसके समर्थकों को यानी कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो यहूदी देश इजराइल के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं करेगा जब तक कि अलग फिलिस्तीन देश को मान्यता नहीं मिल जाती है। साथ ही गाजा युद्ध का भी खात्मा करने का ऐलान जो है, दबाव जो है सऊदी अरबिया के जरिए इजराइल के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी और विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये ऐलान करके इजराइल और अमेरिका दोनों को अब तक का सबसे स्पष्ट संदेश दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड की ओर बढ़ना चाहते हैं और इसमें सऊदी अरब को भी शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब्राहम अकॉर्ड के जरिए ही ट्रंप के पहले कार्यकाल में यूएई और खाड़ी के कई अन्य मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता दी थी। बुलेटिन में आगे बात करूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार धमकियों पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पलटवार किया है। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अल्टीमेटम गेम खेलने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये रवैया अमेरिका के साथ युद्ध की वजह बन सकता है। मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा है, हर नया अल्टीमेटम एक खतरा और युद्ध की ओर एक कदम है। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि ट्रंप के अपने देश के साथ है। रूसी नेता की टिप्पणी ट्रंप की उन धमकियों के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने रूस को यूक्रेन युद्ध सुलझाने के लिए 10 या 12 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। बुलेटिन में आगे बात करूं तो यमन की राजधानी सना में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को हुती विद्रोहियों ने फिलहाल रद्द कर दिया है। केरल के एक प्रमुख सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम AP अबू बकर मुसलियार के ऑफिस ने यह दावा किया है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमनी नागरिक और अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसे मौत की सजा दी गई थी। उसे 16 जुलाई को फांसी दी जानी तय की गई थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के प्रयास के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम के कार्यालय ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए बताया है कि यमन के एक प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीबुर बिन हाफिज द्वारा नियुक्ति यमनी विद्वानों की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों के साथ समझौते पर मध्यस्थता की है, जिसके बाद निमिषा प्रिया की फांसी को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अभी तक इस मामले को देख रहे भारतीय अधिकारियों ने फांसी रद्द की जाने की फिलहाल पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबर यही आ रही है कि निमिषा प्रिया की फांसी अब टल गई है। बुलेटिन में आगे बात करूं तो इजराइल की अपने पड़ोसी देश से तनातनी नई बात नहीं है। गजा में लंबे समय से इजरायली सेना हमले कर रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों से इजराइल की लड़ाई है। ईरान से बीते महीने ही इजराइल की भीषण लड़ाई देखने को मिली थी। इन सब देशों के बाद अब तुर्की
से इजराइल का तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली एक्सपर्ट का मानना है कि तुर्की उनके देश के खिलाफ एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। उनका मानना है कि इजराइल के लिए ईरान से बड़ा खतरा तुर्की बन चुका है या बन सकता है। इजरायली एक्सपर्ट समाद पेरी ने बताया है कि अमेरिकी राजदूत थॉमस वर्क की मेजबानी में इजराइल की मंत्री रॉन डर्मर और सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शिबनी के बीच दुर्लभ कूटनीतिक मुलाकात हुई है। पेरिस में हुई इस बैठक को इसलिए खासा माना जा रहा है क्योंकि ये 25 सालों में पहला उच्च स्तरीय इजरायली सीरियाई संपर्क था। इसी समय तुर्की ने इजराइल को चेताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है, ये दिखाते हुए कि इजराइल के लिए नया खतरा तुर्की बन रहा है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो ईरान अब अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और कड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब जल्द ही आप तेहरान से तुर्की, अफगानिस्तान और तुर्कस्तान तक सीधा पैसेंजर ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ईरान ने 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्री रेल मार्ग शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क भी और गहरा होगा। दरअसल ईरान ने क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर रेल रूट शुरू करने की योजना का ऐलान किया है। ये रेल रूट अफगानिस्तान, तुर्की और तुर्किस्तान में ईरान को जोड़ने वाला है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अफगान शरणार्थियों की स्वदेश वापसी को लेकर मानवीय प्रयास भी तेज हो रहे हैं। बुलेटिन की आखिर में बात करूं तो तुर्की सिर्फ ड्रोन का एक्सपर्ट नहीं बल्कि भारी तबाही मचाने वाला बमों का भी निर्माता बन चुका है। दरअसल इस्तांबुल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस इंडस्ट्री फेयर IDEF 2025 में तुर्की ने दुनिया को 2 सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम पेश कर दिए हैं। इन 2 हथियारों के नाम पर GAZAF और NEB-2 घोस्ट दोनों बमों का वजन 970 किलोग्राम है और इन्हें F-16 फाइटर जेट से दागा जा सकता है। रक्षा कंपनी, सेनाओं और रणनीतिक विश्लेषकों की मौजूदगी में तुर्की ने न सिर्फ अपने हथियार बेचे बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब एक गंभीर हथियार निर्यातक बन चुका है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि दुनिया के 100 महान लोगों में पहले नंबर पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गांधी से लेकर वेस्ट तक ने उनके आदर्श को माना है। जी हाँ, दुनिया के 100 महान लोगों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अव्वल दर्जा दिया गया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, दुनिया भर की उत्पत्ति से लेकर अब तक की सबसे प्रभावशाली शख्सियत कौन है, ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही दिलचस्प और बहस को जन्म देने वाला भी है। लेकिन इन सवाल का एक ऐतिहासिक और बौद्धिक उत्तर मशहूर अमेरिकी इतिहासकार माइकल एच हार्ट ने अपनी चर्चित किताब द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंट पर्सन इन हिस्ट्री में देने की कोशिश की है। हार्ट ने इस किताब में जिन 100 हस्तियों को शामिल किया है उनमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला स्थान दिया है। उनका मानना था कि पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकलौते ऐसे शख्सियत है जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर बेहद सफल रहे हैं। हार्ट लिखते हैं कि वो तन्हा शख्स हैं जिन्होंने धार्मिक और दुनियावी मामले में एक समान रूप से गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। सिर्फ माइकल एच हार्ट ही नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के जरिए भी पब्लिश कई रिसर्च में ये बताया गया है कि इस्लाम का विस्तार और सामाजिक न्याय की अवधारणाएं किस तरीके से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश से प्रभावित हुआ है। हालांकि इस लिस्ट में अन्य प्रभावशाली लोगों के भी नाम हैं, जैसे ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन जहां बाकी ऐसे लोग किसी एक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, तो वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रभाव बहुयामी रहा है हर क्षेत्र में। ब्रिटिश लेखक और चिंतक ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कि अगर आज मोहम्मद साहब होते तो वो इस दुनिया की समस्याओं को ऐसे हल कर देते जैसे वो चाय पी रहे हों। बस सबसे महान शख्सियतों में से एक थे जिन्होंने आलिम इंसानियत को हमेशा देखा। फ्रेंच इतिहासकार लैमार्टिन ने कहा है कि अगर महानता की 3 कसौटियाँ मकसद की अजमत, साधनों की कमी और नतीजों में हैरत अंगेज कामयाबी पर किसी शख्स को परखे तो कौन इतिहास में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ठहर सकता है। ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस
क्लाइन ने लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद एक सच्चे हीरो थे। उनके अंदर की वो ताकत थी जो एक पूरी कौम को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आई है। दोस्तों, बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे नए चैनल के साथ जुड़े, हमारा सपोर्ट सहयोग करें। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, शब खैर।